So dear students, let's start with chapter number 12, the last chapter. It may be chapter number 11 in your book, International Trade, the trade which takes place between the two countries or between the two nations. It is called international trade. It means that when we used to purchase the goods from outside our country, or when we used to sell out the goods outside the geographical boundaries of our nation, it is called international trade. It may be in the form of export, import, or entreport, re-export. This we had discussed earlier. Now, features of international trade. The very first one is increased revenues. When we enter international markets, we get large markets, higher amount of sales, enhanced sales volume because of the population of the number of customers. Thus, our revenues also increased. Our revenue increases just because of the sales volume. इंटरनेशनल मार्केट में जब हम डिफरेंट मार्केट्स में जाकर मार्केट कैप्चर करते हैं और न्यू प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल क्लाइंट मिल जाते हैं जो अपनी कंट्री में शायद उतने नहीं थे, अपनी कंट्री में लिमिटेड लोग हैं, उनको लिमिटेड गुड्स द्वारा सोल्ड आउट कर सकते हैं। बट जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो हमें पोटेंशियल क्लाइंट बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग इंपोर्टेड गुड्स परचेज करना पसंद करते हैं, ऐसे ही दूसरी कंट्रीज में वहां के लोग भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स परचेज करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड कंपटीशन। as far as we move away, the competition decreases. जितना हम अपनी तरफ से डिस्टेंस कवर करते हैं उतना ज्यादा कंपटीशन कम होता है। देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन इन द होम मार्केट। हम जहां पर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वहां पर हम जैसे प्रोड्यूसर बहुत सारे होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। देखने में हमें लगता है कि हम बाहर जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह आएगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई मीन, और पैकिंग चार्जेस वगैरह, इंश्योरेंस, दिस एंड दैट, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है जितनी दूर हम जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट भी हम वहीं पर ज्यादा गेन कर पाते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री की करेंसी में बेचते हैं, इसलिए प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। प्लस कंपटीशन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट शायद वहां अवेलेबल नहीं होता, या हम वहां तभी जा रहे हैं जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। तो अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर जो है he will pay any amount, he would be ready to pay, क्योंकि क्रीमी लेयर परचेज करती है। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हर कोई परचेज नहीं करता, वही लोग परचेज करते हैं, पॉकेट अलाउ करती है, तो दे आर रेडी टू पे एनीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कंपटीशन डिक्रीजेस। When I went abroad, I found many of the products which are being produced in India, these are being sold in other countries also, like in Dubai, Saudi, Nepal and neighboring countries. यहाँ के different products like Lux soap, Dettol, these things are easily available everywhere because Indians सब बाहर रहते हैं, बहुत सारे मतलब बाहर रहते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं, वो जानते हैं कि ये प्रोडक्ट में सूट करता है, तो वो उनकी फैमिलीज उनको देखकर उनके फ्रेंड्स और लोग भी यूज करने स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाती है। लॉन्गर प्रोडक्ट लाइफ स्पैन। सेल्स कैन डिप फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली। हम जब प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कभी सेल हमारी अप होती है तो कभी डाउन भी होती है। हमारी सेल जब ड्रॉप हो जाती है तो गुड्स के पैरिश होने का हमें डर रहता है, रिस्क रहता है। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक तो मैन्युफैक्चरिंग इसके अकॉर्डिंगली करते हैं कि जब विदेश जाएगा प्रोडक्ट तो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसका लाइफ वैसे ही ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो प्रोडक्ट हमारा सरप्लस है, यहाँ पर हमने प्रोडक्शन कर लिया और यहाँ पर मार्केट में सोल्ड आउट नहीं हो पा रहा है, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्री में सेल आउट करेंगे। तो इसकी यानी कि यहाँ पर अगर हम रोक कर रखते, इसको बेचते, अगले 6 महीने बाद प्रोडक्ट सेल हो पाता, विदेश में ये इसी महीने पहुंच जाएगा या बाय द नेक्स्ट मंथ पहुंच जाएगा, तो इजीली सेल आउट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज easier cash flow management. When trading internationally, जब हम इंटरनेशनल पे ट्रेड करते हैं, it may be a general practice to ask for payment upfront. यहाँ पर हमारा कैश फ्लो इजीली मैनेज होता है. क्यों मैनेज होता है? क्योंकि हम एडवांस में पेमेंट लेने की कोशिश करते हैं. जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, we don't know who is the buyer and whether he will make payment or not. So the guarantor is there. A bank comes forward as a guarantor of the buyer. लेटर ऑफ क्रेडिट हमें मिलता है, अभी आगे पढ़ेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है. और इसके अलावा कुछ पैसा एडवांस भी मिल जाता है कभी कभी, इन सम सर्टेन केसेस कुछ पैसा हमें एडवांस भी मिलता है. सो इस तरीके से कैश फ्लो हमारा इजीली मैनेज हो जाता है. बेटर रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज मार्केट डाइवर्सिफिकेशन. इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट इजीली हो जाता है. हम नेशनल मार्केट में जब प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, रिस्क ज्यादा होते हैं, यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा होता है. और क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो अंडर प्रेशर ज्यादा रहते हैं. हम न्यूली जब स्टैब्लिश करते हैं बिजनेस तो मार्केट को सर्च करने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. जब हम थोड़ा सा ओल्ड हो जाते हैं तो हम अपने वेंचर को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, दूसरी मार्केट से अप्रोच करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मोर शेयर ऑफ मार्केट, इन ऑर्डर टू अप्रोच मोर एंड मोर कस्टमर्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम. सो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नेशनल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में हम एंट्री करते हैं. जो हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करते हैं, जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर अलग तरीके की कुछ चीजें फॉलो हो रही होती हैं. So we have to focus over different things. Focusing only on the domestic market may expose you to increased risk. सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में हम यहाँ रहते हैं इंडिया में तो हमें रिस्क हमारा बढ़ जाता है. अगर हम आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा और आगे मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करें इंटरनेशनल लेवल पर, देन इकोनॉमी, पॉलिटिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एवरीथिंग चेंजेस और रिस्क फैक्टर कभी कभी डिक्रीज हो जाते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इजी होता है क्योंकि वहां के टर्म्स कंडीशन, वहां का लेन देन, वहां पर गारंटर अलग होते हैं, बैंक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं. हमारे लिए हम यहाँ के टैक्स पेयर हैं, यहाँ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है. जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वहां के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, ट्रेड टैरिफ वगैरह होते हैं. सो बिकमिंग लेस डिपेंडेंट ऑन सिंगल मार्केट में हेल्प यू मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क. हम यहाँ पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और यहीं पर सेल कर रहे हैं, तो हमें मार्केट शेयर मिले या ना मिले, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लाइक करें या ना करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर, प्रॉब्लम्स होती हैं. हम टाइमली गुड्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए या ना कर पाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क अटैच्ड होते हैं हमारे बिजनेस में, कि हमारा प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर्स को रीच कर पाएगा या नहीं, कैश में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं. इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट बड़ी हो जाती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, पोटेंशियल कस्टमर्स ज्यादा होते हैं, तो इजीली गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. बेटर रिस्क मैनेजमेंट इज देयर. बेनिफिटिंग फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज. इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा बेनिफिट जो है करेंसी एक्सचेंज होने का है. व्हेन द यूएस डॉलर इज डाउन, जब यूएस डॉलर डाउन हो जाता है, यू मे बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर एज foreign customers benefit from the favorable currency exchange rate. जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो जिन कंट्रीज की करेंसी अगर डाउन हो रही होती है तो वो इंपोर्ट करने में ज्यादा फोकस देते हैं. उस समय इंपोर्ट करने पर फोकस ज्यादा करते हैं. क्यों ज्यादा करते हैं? वो इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सस्ते मिल रहा होता है. हमारे लिए तो वैसे भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, मींस आवर मनी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डॉलर, और डॉलर में हम जब अर्न कर पा रहे होते हैं, ज्यादा अर्न कर पा रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट इज ए गुड इकोनॉमिक एक्टिविटी. गवर्नमेंट इसको हमेशा प्रमोट कर रही होती है बिकॉज वी आर अर्निंग आवर मनी इन फॉरेन करेंसी. तो ये हमारे लिए वैसे भी अच्छा होता है. और जब इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, अगर इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, कोई इन्फ्लेशन होता है, कोई और चीज होती है, तो हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है. इसलिए इसका हमें बेनिफिट मिलता है. अगर फॉरेन करेंसी की रेट डाउन होंगे तो वहां के लोग
इंपोर्ट ज्यादा करेंगे यानी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो लोग इंपोर्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा यानी हमें ऑर्डर्स ज्यादा मिलेंगे, तो इससे हमें फायदा हो जाता है कि हमारे पास ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, हमारा सेल्स वॉल्यूम पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक्सेस टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, another feature of international trade is that you may be able to leverage export financing। यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का एक और बेनिफिट मिलता है। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंस अवेल कर पाते हैं हम एक्सपोर्ट के लिए। वैसे तो अगर आपको गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, कुछ लाइसेंसेस वगैरह जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइसेंसेस हमें वगैरह ऑब्टेन करने होते हैं, फिर बैंक्स वगैरह होती हैं। अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट शो करें तो बैंक हमें लोन भी देती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए फॉर अ मंथ और 2। सबको पता होता है कि इतने टाइम में विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ और 4 मंथ्स पेमेंट आ जाएगा, तो बैंक्स हमें लोन भी देती हैं, तो एक्सपोर्ट फाइनेंस हमारे लिए ईजी होता है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस गुड्स, जब हमारे प्रोडक्ट नेशनल मार्केट में डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहे होते हैं, हम अप्रोच करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारा सरप्लस गुड जो ज्यादा मैन्युफैक्चर हो गया बट नॉट बीइंग सोल्ड इन इंडियन मार्केट, इन डोमेस्टिक मार्केट, तो हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में इजीली डंप कर देते हैं। इफ यू एनी आउटलेट outside the country, in any other country, you can dispose of your surplus products in that particular country। enhanced reputation, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है, बिकॉज योर कंपनी बिकम्स मल्टीनेशनल कंपनी और एक्सपोर्ट कंपनी। आपकी एक एक्सपोर्ट कंपनी बन जाती है। आज एक्सपोर्ट यूनिट बनेगी, आज आपका नॉर्मल बिजनेस था, आपने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट यूनिट हो गई, बड़ा बिजनेस हो गया, इमेज बढ़ जाती है, गुडविल बढ़ जाती है मार्केट में। कल को आप वहां पर दूसरी कंट्री में अपना ऑफिस खोलेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगे, तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगी। दैट मीन्स पब्लिक की निगाह में आपकी इमेज बढ़ती चली जाती है, आपकी गुडविल बहुत अच्छी हो जाती है, इन्वेस्टर्स आते हैं, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, योर कंपनीज रेपुटेशन बिकम more and more good and visible, it influences the investors and stakeholders, जिससे कि लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपके गुड्स को पसंद करते हैं, जिसकी बात होती है, इसकी चर्चा होती है, जिसके विषय में लोग बात करते हैं उसी की वैल्यू बढ़ती है। तो जब आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ रही होती है तो लोग प्रोडक्ट भी आपसे ही परचेज करते हैं, तो मार्केट में एक आपकी अलग ही वैल्यू हो जाती है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इंक्रीज योर कंपनीज क्रेडिबिलिटी both abroad and at home। दोनों कंट्रीज में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, लोग आपको क्रेडिट देने को भी तैयार होते हैं, इन्वेस्ट करने को भी तैयार होते हैं, आपसे डील करने को भी तैयार होते हैं, आपके गुड्स परचेज करने के लिए भी रेडी होते हैं, तो आपको हर तरीके से फायदा होता है। अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज, जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे होते हैं और आप इकोनॉमीज टू स्केल अवेल कर रहे हैं, अभी तक आप डोमेस्टिक सेल कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल लेवल पर सेल्स कर रहे हैं, अब आपकी डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है, आप रॉ मटेरियल और ज्यादा परचेज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा करेंगे, तो आपको क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, एक पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अगेन एंड अगेन सेम एक्टिविटी को हम करते रहेंगे तो इतने हम एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हम बिना देखे उस काम को करते हैं। तो उस लिहाज से जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टाइप यूजिंग अ कीबोर्ड इन लैपटॉप और टाइपराइटर और एल्स, कहीं भी हम टाइपिंग हम कर रहे होते हैं, तो अगर हमने बहुत ज्यादा टाइपिंग कर रखी है, स्पीड हमारी अच्छी है, तो हम माइंड में सेट हो जाते हैं कौन से हमारे बटन स्विच कहाँ पर है, कहाँ प्रेस करना है, हमारी फिंगर्स ऑटोमेटिकली अपने आप चलती हैं, आईज हमारी होती हैं सामने स्क्रीन पर और हमारी फिंगर्स नीचे टच कर रही होती हैं और लेटर सामने आ रहे होते हैं। वी फोकस अपॉन द लेटर व्हाट आर बीइंग टाइप्ड and we come to know which key has been pressed। तो इस तरीके से वर्क होता है, मीन्स के जिस काम को जितना ज्यादा करेंगे उतने हम पारंगत एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर होता है, हमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग का, वर्क का। इट कैन ऑल्सो गिव अस एन opportunity to specialize in a different area to serve that market। एक पर्टिकुलर मार्केट में आपको डील करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, वर्क करने के लिए स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। Being exposed to realities of the world outside your home base, अभी तक हम इंडिया में हैं, यहाँ के मार्केट जानते हैं, यहाँ के लोगों से डील करना जानते हैं, तो हमें उतना नहीं पता है बाहर की मार्केट कैसी है। हम एक बार बाहर जाते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं, वहां विजिट करते हैं, वहां की मार्केट देखते हैं, वहां के
कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं, वहां के प्रोडक्ट्स को देखते हैं, यूज करके देखते हैं, वहां का पेमेंट क्राइटेरिया देखते हैं, वहां की पॉलिसीज देखते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स रूल रेगुलेशंस देखते हैं, तो उससे बहुत सी चीजों का आइडिया हो जाता है। सो मार्केट ज्यादा मिल जाती है, स्पेशलाइजेशन होता है फॉरेनर्स से डील करने का, स्पार्क आता है माइंड में एक इनोवेशन का कि हम और ज्यादा अपग्रेड करें, प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से लॉन्च करें, एफिशिएंसीज पर वर्क करें, मींस इफेक्टिवली यूटिलाइज करें ऑल द रिसोर्सेज को, और हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें। बट एंटरिंग इनटू international market is not an easy task. We have to learn a lot before entering into the market. Otherwise, we suffer losses. एक प्रोसीजर होता है, हर चीज का एक तरीका होता है काम करने का। तो यहाँ पर भी एक प्रोसेस है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, कि कैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट में कैसे हम जाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करेंगे, और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग, रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। आपको अपनी वेबसाइट बनानी होती है, आप वेबसाइट बनाएंगे, प्रोडक्ट्स को अपने वहां पर इमेजेस को प्रेजेंट करेंगे, में डिस्क्रिप्शन देंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट की हर तरफ से, हर साइड से इमेज होगी, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, किन कलर्स में अवेलेबल है, क्या यूजेस है, क्या मल्टीपल यूजेस है, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो भी पढ़े होंगे, क्या कलर है, क्या साइज है, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू यूज, टोटल डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा वेबसाइट पर। तो वहां हमारे जो है फॉरेन बायर उस चीज पर क्लिक करते हैं जो उन्हें समझ में आता है प्रोडक्ट, अगर उनके यहाँ अवेलेबल नहीं है या वो कहीं और से ले रहे हैं तो वो आपका देखते हैं, आपके इंक्वायरी करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितने में अवेलेबल है, लाइक दैट। अगर सपोज वो उनको मिल रहा है $500 में, अब वो आपसे पूछेंगे आपके यहाँ कितने का मिल रहा है। अगर आपके यहाँ उनको लगेगा बेटर क्वालिटी है और 500 का ही मिल रहा है, या इवन मोर देन दैट, इससे ज्यादा का मिल रहा है पर क्वालिटी बेटर मिल रही है, तो वो आपको ऑब्वियसली बात है अप्रोच करेंगे, ऑर्डर देंगे, या आपके यहाँ सस्ता पड़ रहा है तो देंगे ही देंगे। द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ प्रोडक्ट send an inquiry to different exporters regarding price, qualities, terms and conditions. वो आपसे हर चीज की मालूमात करेंगे, हर चीज पूछेंगे regarding the availability of the product. The exporter send a reply. अब हम यहाँ से उन रिप्लाई सेंड करेंगे। वो क्या मांग रहे हैं हमसे? कोटेशन मांग रहे हैं। पीछे हमने लिखा था रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। वो हमसे इंक्वायरी करेंगे और कोटेशन के डिमांड करेंगे, हम उन्हें कोटेशन देंगे। यहाँ पर हम उन्हें कोटेशन देंगे। द एक्सपोर्टर सेंड्स अ रिप्लाई टू दिस इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ अ कोटेशन टर्म्ड एज परफॉर्मा इनवॉइस। हम उन्हें परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर भेजेंगे। ये पहले ही पढ़ा था, एक होता कोटेशन, एक होता परफॉर्मा इनवॉइस और एक होता एस्टीमेट। ये पहले ही पढ़ा था हमने। नेक्स्ट इज, हमने कोटेशन सेंड कर दी, पहले वहां से यहाँ पर इंक्वायरी आई, हमने देखा वाया मेल कि कोई फॉरेन बायर है, इंटरेस्टेड है ना प्रोडक्ट, तो हम उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो क्या चाहता है। वो 2 चीजें चाह रहा था, मुझे 4 दिखाएंगे, हम उसे अच्छी कोटेशन बनाकर भेजेंगे। जितना मिनिमम प्राइसेस हो सकते हैं वो हम कोट करेंगे, जिससे कि एक बार बायर हमें मिले फिर तो मार्केट पकड़ ही लेते हैं। एक के बहाने कई मिल जाते हैं कस्टमर। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हुए इंडिया में और जर्मनी में एक कस्टमर हमें मिल रहा है, तो हम एक को पकड़ने की कोशिश करते हैं हर हाल में, क्योंकि जाना तो नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट घर बैठे में ऑर्डर मिल रहे हैं हमें, जो है हम यहीं बैठ के अप्रोच कर रहे हैं, फ्रीली अप्रोच कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, कोई हमारा खर्चा नहीं हो रहा है, तो हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसको होल्ड पे लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसका ऑर्डर मिल जाए। क्योंकि एक बार ऑर्डर मिलेगा, प्रोडक्ट जाने शुरू होंगे, सस्ते में हम बेच रहे हैं, ज्यादा बेनिफिट नहीं, तब भी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इनके थ्रू और कस्टमर्स जुड़ेंगे, या फिर ये इनके बहाने हम जाएंगे इनके पास कभी जर्मनी, तो वहां की मार्केट विजिट करेंगे, तो इनके बहाने इनसे मिल जाएंगे, तो वहां के और बायर भी मिलेंगे, तो हम खुद उन्हें अप्रोच करेंगे। इसलिए हम पहली पार्टी पकड़ने की कोशिश करते हैं। If the prospective buyer is satisfied with the information given in the performer invoice, हमने जो performer invoice भेजा था, quotation भेजा था, अगर वो satisfied होता है, then he places an order, तो वो order place करता है, हमारा customer यानी हमारा foreign buyer जो है वो order हमें place करेगा। इसको हम बोलते हैं
दिस ऑर्डर इज एन इंडेंट, इसको हम बोलते हैं इंडेंट। हमें गुड डिस्पैच करने होंगे, जब वो हमें ऑर्डर देगा तो हम इसके अकॉर्डिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे और डिस्पैच करेंगे, ये लेटर ऑफ इंडेंट कहलाता है। Then assessing importers creditworthiness and securing guarantee for payment। अब हमें तो विश्वास नहीं है कौन है कैसा है, फर्स्ट टाइम हमारे टच में आया है, फॉरेन कंट्री में कौन है, हमसे प्रोडक्ट मांग रहा है, हमने प्रोडक्ट सेंड कर दी यहाँ से और 50 से पेमेंट नहीं करी, हम क्या करेंगे? तो हम पहले असेस करते हैं इम्पोर्टर्स की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, वो कितने टाइम में कितनी पेमेंट कर सकता है, हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करते हैं। अब अपने घर बैठकर हर चीज तो जज नहीं कर ली जाएगी, कोशिश करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, हमें मैन्युफैक्चरिंग भी प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं करते, पहले हम कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने पैसा लगा दिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई रिटेलर तो है नहीं अपनी गली का के 3 यूनिट ले आनी थी, नहीं लेकर गए, कोई बात नहीं, किसी और को भेज देंगे। बड़े शिपमेंट होते हैं, बड़े कंसाइनमेंट होते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के एक एक बार में जाते हैं, तो इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एकदम इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते। पर अगर पैसा फंस गया, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो हम पहले देखते हैं, चेक करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इम्पोर्टर बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। इस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से पहले ही हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इंक्वायरी करते हैं टू गेट पेमेंट सिक्योरिटी। हम उससे कहते हैं सिक्योरिटी चाहिए टू मिनिमाइज द रिस्क, हमें अपना रिस्क मिनिमाइज करना होता है, उससे बोलते कुछ नहीं है, लेकिन वो भी समझता है, हम भी समझते हैं कि हम रिस्क पर हैं, हमारा पैसा फंस जाएगा। सो अगर कल को कोई डिफॉल्ट हो जाता है इन पेमेंट, उसने पैसा नहीं दिया, इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होता है पेमेंट बेस, के लिए हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी। सो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स प्रीफर टू डिमांड ए लेटर ऑफ क्रेडिट। तो हम क्या मांगते हैं? हमें चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट, हमें चाहिए होता है बीइंग एन एक्सपोर्टर, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये हमें चाहिए होता है। इसे आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो समझ लिए गारंटी है, तरीके की पेमेंट की गारंटी है, इसलिए हम इसकी डिमांड करते हैं। अब हम क्या कर रहे होते हैं? ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट लाइसेंस है देन इट्स ओके, ऑल राइट। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो हम एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कस्टम लॉ, इफ फर्म मस्ट एक्वायर एन एक्सपोर्ट लाइसेंस बिफोर एक्सपोर्टिंग गुड्स, हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना चाहिए, बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस के एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रीरिक्विजिट ये 3 चीजें हैं, 3 चीजें होनी चाहिए। ऑब्टेनिंग ऑफ आईईसी नंबर, सबसे पहले आईईसी नंबर चाहिए हमें, जो कि एक कोड है। क्या है? एक कोड है। क्या नाम है इसका? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आईईसी नंबर इज मस्ट। आजकल ऑनलाइन मिल रहा है, समथिंग 400 रुपीज फीस होती है, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आ जाएगा बन के। ऑब्टेनिंग आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इट इज ए सर्टिफिकेट। तीसरी चीज चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन विद ईसीजीसी, एक यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, क्रेडिट की बात चल रही है, उधार की बात चल रही है। अब पहली बात, आईईसी नंबर पे आ जाते हैं, या आईईसी कोड। आईईसी कोड क्या होता है? obtaining of IEC, import export code, is very important before starting the exports। एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले इसको ऑब्टेन करना ही होगा। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर, दिस नंबर इज टू बी ऑब्टेन बाय द एक्सपोर्टर। दिस नंबर इज यूज्ड इन फाइलिंग द फॉर्मेलिटीज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर की फॉर्मेलिटीज को आगे बढ़ाने के लिए आईईसी नंबर चाहिए होता है। फॉर ऑब्टेनिंग दिस नंबर, अगर हमें ये नंबर चाहिए तो इस नंबर के लिए, इस कोड के लिए हम क्या करेंगे? द एक्सपोर्टर हैज टू अप्लाई to regional import export licensing authority in the prescribed format। जो भी आपकी रीजनल अथॉरिटी है वहां से आईईसी कोड के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके फीस डिपॉजिट करिए, ऑनलाइन अप्लाई हो गया, बहुत सिंपल है। इफ द अथॉरिटी विल बी सेटिस्फाइड, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड होते हैं, दे विल इश्यू यू द कोड, otherwise your application will be rejected। Second thing, obtaining RCMC, registration का membership certificate। एक्सपोर्टर्स गेट वेरियस सब्सिडीज, एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा प्रमोट कर रही होती है एक्सपोर्ट्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। यू हैव टू अप्लाई फॉर वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज एंड एग्जेम्पशन एक्साइज ड्यूटी, और आपको एक्साइज ड्यूटी में एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
वेरियस सब्सिडीज, यहां से आपको सस्ता पड़ गया। दूसरी बात, एग्जेम्पशंस इन एक्साइज एंड टैक्स ड्यूटी, बहुत जगह आपको ड्यूटीज में एग्जेम्पशन मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टू अवेल दीज बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स हैव टू प्रेजेंट आरसीएमसी, यहाँ पर आपको एक्सपोर्टर्स को क्या देना होता है, आरसीएमसी प्रेजेंट करनी होती है। इसके लिए आरसीएमसी इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको सब्सिडीज प्राप्त करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी में छूट प्राप्त करने के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग आईईसी, जब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लिया है उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इट इज इशूड बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या तो ये इशू करेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन तीन में से एक आपको इशू कर देगा। Registration with ECGC, Export Credit Guarantee Corporation. It is crucial to protect the overseas payments for political and commercial risks. आपका जो ओवरसीज पेमेंट होता है, इंटरनेशनल पेमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। पैसा नहीं मिला, आप विदेश में कैसे जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कितनी बार जाएंगे तकादा करने के लिए, पेमेंट कैसे लेकर आएंगे, दिक्कतें होती हैं। फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क अवेलेबल होते हैं, अटैच्ड होते हैं। So this type of registration helps the exporter to get financial assistance from commercial banks and other financial institutions. ये हेल्प करता है क्रेडिट बेसिस के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट बैंक्स के थ्रू। इसके जरिए आप बैंक से जुड़ जाते हैं, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से जुड़ जाते हैं, जो आपको मदद करते हैं पेमेंट वगैरह में और करेंसी एक्सचेंज वगैरह में। अगला आता है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया या एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया, सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आपने एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया। अब आप ऑब्टेन करेंगे प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्री शिपमेंट फाइनेंस कौन सा है? फाइनेंस विच द एक्सपोर्टर नीड्स टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, जो आपको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, जो आपको रॉ मटेरियल को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पैसा चाहिए, जो आपको अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद पैकिंग करने पैसा चाहिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा चाहिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, लोड होंगे शिप में, शिप तक यानी कि अपनी रॉ मटेरियल से लेके शिप तक पहुंचने तक जितने खर्चे होते हैं उसके लिए तो पैसा चाहिए आपको। आप सब पैसा अपना लगा देंगे तो आपका पैसा स्टेक पे हो जाएगा, आपका पैसा डूब सकता है। इसके लिए आपको कुछ चाहिए होता है। After receiving a letter of credit, the exporter approaches his banker to obtain pre-ship finance. आप ये पैसा बैंक से लेते हैं। आप लेटर ऑफ क्रेडिट किसको देंगे? बैंक को देंगे। The bank will go through the letter of credit. बैंक देखेगा कि हाँ आपका आपकी बिजनेस पार्टी है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, एंड द क्रेडिट वर्दीनेस वो जज कर लेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कितने का ऑर्डर है, कैसा है, क्या है, सारी चीज जज कर लेंगे। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट को रखेंगे और आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, कॉल्ड प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब आप मैन्युफैक्चरिंग कराइए आराम से उनके पैसे से और सप्लाई कर दीजिए गुड्स। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, अब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोक्योरमेंट मींस परचेस करना, प्रोडक्शन मींस मैन्युफैक्चरिंग करना। जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है करिए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, जैसे मांगे गए गुड बिल्कुल वैसे ही बनाइए ताकि ऑर्डर कैंसिल ना हो। एंड जो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, ओपन मार्केट से परचेज करिए, सो दैट द गुड्स कैन बी डिस्पोज्ड और डिस्पैच्ड बिफोर द ड्यू डेट। डेडलाइन तक पहुंचने चाहिए। विदेशों में इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, डेडलाइन इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं अदरवाइज। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, अब आपका इंस्पेक्शन का नंबर आता है। एक्सपोर्टर हैव टू फॉलो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आपको इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। क्यों मेंटेन करने पड़ते हैं? क्योंकि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। इंडिया की तरह आप सब कुछ नहीं बेच सकते, कुछ ही बेचिए, नकली बिकता असली बिकता है, इस तरह की यहाँ पे आपको चीजें मिल जाती हैं। दिल्ली में जैसे कि बिस्लरी बॉटल की जगह, बिस्लरी वाटर बॉटल की जगह अलग नाम से डुप्लीकेट बॉटल्स भी मिल जाती हैं। अलग 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 जगह अलग चीजें मिल जाती हैं। अखबारों में, न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि मतलब कि फेक प्रोडक्ट पकड़े गए, मिलावटी दूध, सिंथेटिक मिल्क कहते हैं, पकड़ा गया,
देसी घी बनाने मिलावट हो रही है, पकड़ी गई, इस तरह के नमूने फेल हो गए, बहुत सारी चीजों के आते हैं कि नमूने फेल हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जांच करवाती रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्पेक्टर होते हैं, फूड इंस्पेक्टर, वो लोग नमूने ले जाते हैं लखनऊ वगैरह में, दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ जहाँ लैब होती हैं, वो सब क्वालिटी चेक वगैरह करते रहते हैं। जिनकी क्वालिटी ए ग्रेड पाई जाती है उनको अवार्ड भी मिलते हैं, गवर्नमेंट हर साल अवार्ड भी देती है। और जो क्वालिटी में खरे नहीं उतरते क्वालिटी वाइज, वो नमूने जो फेल हो जाते हैं उन पर पेनल्टी भी पड़ती है। सो यहाँ पर सिर्फ इंडिया इतना कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ इंडियन सिटीजन। जब हम फॉरेन कंट्री मूव करते हैं तो वहां तो गवर्नमेंट और ज्यादा सख्त होती है, वहां आप किसी की हेल्थ के साथ खेल नहीं सकते, मजाक नहीं कर सकते। दे आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्थ ऑफ दियर सिटीजन्स। इसलिए इंस्पेक्शन होता है, प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। इट इज कंपल्सरी टू गेट ए प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन। आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग टू डिफरेंट मार्केट्स, टू द फॉरेन मार्केट। ये कानूनन कंपल्सरी है, अनिवार्य है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल आर सेट अप, ये गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया काउंसिल, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC, सेटअप to check whether the exporters are following those quality standards, whether the exporters are following those quality standard or not। जो जैसे डिजायर्ड है, जैसे मांगा गया है, वैसा क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आफ्टर इंस्पेक्शन अगर सेटिस्फेक्शन होता है, द काउंसिल इश्यूज एन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। अगर काउंसिल आपकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो जाती है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो जाती है, तब काउंसिल आपको सर्टिफिकेट इशू करती है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, एक्साइज क्लियरेंस। The exported goods are generally exempted from excise duty। जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपने सर्टिफिकेट वगैरह प्रेजेंट कर दिए, तो आप नॉर्मली एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं एक्साइज ड्यूटी से। एंड इफ ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड, और आपने अगर एडवांस में पैसा दे ही दिया था, एक्साइज ड्यूटी पे कर दी थी, जबकि आप एग्जेम्प्टेड है, देन इट इज रिफंडेड बैक टू द एक्सपोर्टर। अगर आपने पैसा एडवांस में दे रखा था ड्यूटी, तो वो पैसा आपके पास लौट कर आ जाता है, पेड बैक बाय द कंसर्न अथॉरिटीज इन योर अकाउंट। टू गेट एग्जेम्पशन, द एक्सपोर्टर अप्लाई टू द एक्साइज कमिश्नर। आपको एग्जेम्पशन के लिए एक्साइज कमिश्नर के पास अप्लाई करना पड़ता है कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए, विद अ कॉपी ऑफ RCMC। आपको RCMC जो पीछे ऑब्टेन कर लिया था, इसकी कॉपी आपको लगानी होती है। इनवॉइस वगैरह, बिल वगैरह लगाना होता है, जो भी इनवॉइस आपकी है एक्सपोर्ट्स की। इफ द एक्सपोर्टर हैड ऑलरेडी पेड द एक्साइज ड्यूटी, अगर आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, ही अप्लाई टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज, तब असिस्टेंट कमिश्नर के पास अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज। इनको आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे और आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज एन इंपॉर्टेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट सेंड बाय द एक्सपोर्टर along with the other document to the importer। आपने क्या किया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज एन इंपॉर्टेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट, एक शिपिंग डॉक्यूमेंट है, सेंट बाय द एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर विद अदर डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे होते हैं, साथ में आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी भेजते हैं। ओरिजिन क्या है, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिन कहां पर पैदा हुआ, तो प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स कहां प्रोड्यूस हुए थे, उसका सर्टिफिकेट आप ये भेजेंगे किसको, इंपोर्टर को। दिस डॉक्यूमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट that the goods which are exported are manufactured in a particular and such company। जो भी जिस कंपनी में भी आपने प्रोडक्शन किया होता है, आप उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने यहाँ इसका प्रोडक्शन किया, ये सर्टिफिकेट आप बाकायदा बनाकर देते हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड है इन दिस कंट्री। जो भी आपने मोहर लगा रखी होती है उस पर लिखा हुआ होता है, एज मेंशन्ड इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में लिखा भी होता है कि ये यहाँ पर बनाया गया है। इट इज ए proof about the origin of goods exported। इससे
प्रोडक्ट पे लिखा ही होता है, मार्क्ड होता है, प्रोडक्ट पे लेबलिंग होती है, लेबल पे मार्क्ड होता है कि किस कंट्री में कहाँ बना है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इंडस्ट्री कहाँ पर है। सो डॉक्यूमेंट में भी लिखा होता है, डॉक्यूमेंट पे भी लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में कि कहाँ ये मैन्युफैक्चर हुए हैं, और ये आप भेज देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन टू द इम्पोर्टर। रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, अब आप शिपिंग स्पेस रिजर्व करते हैं शिप में। द एक्सपोर्टिंग फॉर्म अप्लाई टू शिपिंग कंपनी, आप शिपिंग कंपनी अप्लाई करते हैं किस चीज के लिए, फॉर बुकिंग योर गुड्स और फॉर बुकिंग द शिपिंग स्पेस, आप शिप में स्पेस बुक करते हैं, required this much of space for transporting our goods from this harbor to that particular country. On receiving this, the shipping company issues the shipping order. अब यहाँ पर शिपिंग कंपनी आपको बनाकर देती है एक डॉक्यूमेंट, उसका नाम है शिपिंग ऑर्डर। ये शिपिंग ऑर्डर कौन बना रहा, शिपिंग कंपनी बना रही है। इन्होंने आपको रिजर्वेशन कर दिया, जैसे हम कहीं जाते हैं ट्रेन वगैरह से तो सीट बुक कराते हैं, बसेस में भी अब सीट बुक होती हैं, यहाँ पर शिप में भी प्लेस स्पेस जो है बुक्ड हो जाता है। आपने प्रोडक्ट्स को रखना है, इतना प्रोडक्ट चाहिए, इतना वॉल्यूम है, इतना वेट है, आप हर चीज लिखित रूप में देते हैं, उसके हिसाब से आपका स्पेस रिजर्व हो जाता है। तो इसके बदले आपको मिलेगा शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होंगी टू द कैप्टन ऑफ द शिप टू रिसीव द स्पेसिफाइड गुड्स ऑन बोर्ड आफ्टर कस्टम क्लियरेंस। ये जो शिपिंग ऑर्डर है इसके अंदर लिखा होगा कि कैप्टन, शिप का जो कैप्टन है, अधिकारी है कैप्टन, वो इस रिसीट को देखकर आपको अनुमति परमिशन देगा कि आपने गुड्स लोड करवा दीजिए शिप में। तो जितने यहाँ पर लिखा होगा कंटेनर पीसेस जो भी व्हाटएवर लिखा होगा वेसल्स, उसके हिसाब से वो काउंट करके या वेट करके जैसे भी पॉसिबल होगा वो उसके अकॉर्डिंग रिसीव करेगा। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, गुड्स की पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग का क्या तरीका होगा। These goods are properly packed and marked with necessary details. गुड्स सही तरीके से बहुत अच्छे प्रॉपरली पैक्ड होते हैं। पैकिंग इसलिए होती है क्योंकि काफी लेट पहुंचते हैं, आज भेजा शाम में तो पहुंचेगा नहीं, समय लगता है 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1 हफ्ता, डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है। और फिर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम लैंड पर है, लैंड का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, वाटर बॉडी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है। वाटर बॉडी में क्या होगा, वहां पर ऐसी बात है वाटर वेपराइज भी होता है, बारिश भी आती है और मॉइस्चर ज्यादा होता है। जहाँ पानी होता है वहाँ मॉइस्चर होता है। जब मॉइस्चर आता है तो हम जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर आता है तो चीजें खराब होने का, गलने का, सड़ने का खतरा हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है मॉइस्चर आते ही। तो हमें जो गुड्स को पैक्ड करना होता है, पैकिंग में जो है हमें सील पैक्ड प्रोडक्ट रखने होते हैं, प्लस वैक्यूम पैक्ड होते हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो है वो वैक्यूम पैक्ड होते हैं। लेट मी सी, अगर पढ़ा मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम पैक्ड ये है, इस तरीके की पैकिंग होती है। अभी देखने में नॉर्मल पैकिंग लग रही है पर ये नॉर्मल नहीं है। अगर हम इसकी कटिंग करेंगे, ये बिल्कुल पैक्ड है, इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं है, इतना टाइटली पैक्ड है ये। यू कैन सी एक भी हिलेगा नहीं इसमें से, एक इसका जो प्रोडक्ट है एक पीस भी इधर आधा हिलेगा नहीं, इतना इसमें से एयर रिमूव कर दी गई है। बड़ा पैकेट बना सकते थे, इतना बड़ा इसको फैलाकर रखते, यहाँ तक पैक करते, आराम से इसमें प्रोडक्ट आ सकता था। ढीला, जैसे ये है ढीला है, कहीं भी हिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये नॉर्मल है, कहीं भी मूवमेंट हो रही है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, नॉर्मल पैकिंग है जो इंडिया में चलती है। जो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। जब शिप के थ्रू हम आगे फॉरवर्डिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर मॉइस्चर आने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो ऐसी पैकिंग होती है, इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, एयर को टोटली रिमूव कर दिया जाता है, मॉइस्चर आने का कोई चांस नहीं होता। तो इस तरीके से पैकिंग होती है, मशीन के थ्रू होती है, टोटली मशीन से काम होता है। हाइजीनिक होती है, हाथ नहीं रहना चाहिए, अनटच्ड रहने चाहिए प्रोडक्ट ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब
ऑर्डर कैंसिल हो जाते, प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट भी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहरहाल आपका इंस्पेक्शन तो हो चुका है गुड्स का, अब क्या है, द गुड्स आर प्रॉपर्ली पैक्ड, अच्छे से पैक कर लिया एंड मार्क विद नेसेसरी डिटेल्स। आप प्रोडक्ट पे हर तरीके की मार्किंग करते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड मार्किंग है आप मार्किंग करते हैं, हर पैकेट पे मार्किंग होगी। किस तरीके से मार्किंग होती है कि रेसिपिएंट का नाम होता है किसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और डिटेल होती है कि इस पैकेट के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, इस पैकेट के अंदर कितने पैक्स हैं, हर पैक में कितनी यूनिट्स हैं, इस तरह से। इसका वेट क्या है, ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, इसका साइज शेप वॉट जो भी हम ऊपर डालना चाहते हैं आउटर आउटर पैकिंग पर, वो हम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ लेयर्ड पैकिंग, कितनी लेयर्ड पैकिंग है, क्योंकि एक बाहर कार्टन होता है इस तरीके का होता है, जैसे मतलब उसके ऊपर यू कैन से सेलोफिन पैकिंग होती है, जिससे कि मॉइस्चर अंदर ना जाए। यानी कि जैसे आप अपनी मार्कशीट को, डॉक्यूमेंट को फ्रिज से डैमेज होने से बचाने के लिए आप लेमिनेशन करवा लेते हैं, ऐसे ही पैकेट्स होते हैं जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो लकड़ी के पेटी बनी होती है या कार्डबोर्ड का गत्ता बना होता है, उसका पैकेट होता है, कार्टन वगैरह, उसको बाहर से जो है सेल्फिन चढ़ाकर पॉलीपैक कर दिया जाता है, इस तरीके से लेमिनेट कर दिया जाता है, जिससे कि कोई वाटर या कोई मॉइस्चर अंदर ना पहुंचे। एक लेयर ये हो गई, फिर इसके अंदर एक जो पेटी या गत्ता या कट्टा वोटेवर जो भी है वो होता है, फिर उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं, फिर उसके अंदर जो है पॉलीथीन होती है, फिर प्रोडक्ट होता है। तो 4-5 लेयर की पैकिंग होती है, हम लिखते हैं, हर चीज लिखते हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, सेंडर की कहाँ पर है, क्या है, कहाँ से सेंड कर रहा है, कहाँ से हमने जो है लोड करवाया वगैरह वगैरह। देन लोडेड इन रेलवे वैगन, अभी हमने अपने यहाँ से जहाँ से हमने मैन्युफैक्चरिंग की है वहां से हमने जो है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ से लोडिंग की हमने नोएडा से, तो नोएडा में हमने मैन्युफैक्चरिंग की थी, हमारी इंडस्ट्री जो है नोएडा में लोकेटेड है, अब यहाँ से हमने लोडिंग की और रेलवे तक पहुंचा दिया, रेलवे वैगन में गया ये, फिर रेलवे वैगन में जब ये जाएगा तो वहां से रेलवे हमें रिसीट इशू करेगा, कॉल्ड रेलवे रिसीट, बिल्टी बोलते हैं, रेलवे रिसीट। रेलवेज हमें, पहले हमने गुड्स को अपने ट्रेन तक पहुंचाया, रेलवेज तक, रेलवे गुड्स को रिसीव करने के बाद उनकी काउंटिंग करके अदद नग कहलाते हैं, जितने पीसेज होते हैं यूनिट्स होते हैं, अदद या नग कहलाते हैं, नग ना अग्गा नग, वो काउंट करता है, काउंट करके रिसीट हमें देता है। वेट होता है बाकायदा, हर जगह वेट होता है, वेट भी होगा, और आपका वो भी देखा जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम भी चेक किया जाएगा, कितना स्पेस घेर रहे हैं वो भी चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से सारी चीजें चेक को कंसिडर करने के बाद आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, और रेलवे जो है रिसीट इशू कर देगा, विच सर्व्स एज अ टाइटल ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द रेलवेज। The exporter endorses the receipt to the agent to enable him to take the delivery of goods. अब यहाँ पर रेलवेज ने क्या क्या हमें रिसीट दे दी, अब ये रिसीट हम प्रोवाइड कर देते हैं किसको, फॉरवर्डिंग एजेंट को। हम सारे काम खुद नहीं कर सकते या नहीं करते जानबूझकर, इसलिए कि अगर सब कुछ हम करेंगे तो हम अपना ऑफिस छोड़ दें, अपनी फैक्ट्री छोड़ दें और जगह जगह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम अपने लोगों को भेजते हैं, हमारे पार्टी हमसे अटैच्ड होती हैं, बहुत सारे तरह तरह के बिजनेसमैन हमसे अटैच्ड होते हैं, कहीं पर ट्रांसपोर्टर होते हैं, कहीं पर हमारे फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं जो हमारे बिहाफ पे फॉरवर्डिंग कर रहे होते हैं, कहीं पर हमारे कोरियर वाले होते हैं जो हमारे यहाँ से ले जाते हैं डोर स्टेप से। तो अलग लोगों से हमारी डील होती है, वो लोग हमें, जो हम बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो लोग हमें तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे डोर स्टेप पर। इवन बैंक्स अपने एम्प्लॉय को हमारे यहाँ भेजती है, अगर हमें चेक भी डिपॉजिट करना होता है, पेमेंट करनी रहती है, कोई बड़ी पेमेंट, हमें पैसा मंगवाना होता है बैंक से, तो बैंक अपने एम्प्लॉय को हमें भेज देती है। इतने ज्यादा लोग हमें क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो द एक्सपोर्टर एंडोर्सेस दिस रिसीट, हम ये रिसीट जो है किसको दे देते हैं, एजेंट को। किस एजेंट को, कॉल्ड द फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्ड करने वाला एजेंट, टू एनेबल हिम टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये गुड्स कहला रहा, अब इसको जो है पैकेट्स को वो आगे डिलीवर करेगा, रिसीव रेलवे से रिसीव करके आगे डिलीवर करेगा। नाउ इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, अभी हमने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया, अभी हमने गुड्स को पैक किया, पैक करके रेलवे तक भेज दिया, अब हमने एक रिसीट ली, रिसीट हमने फॉरवर्डिंग एजेंट को भेज दी। अब जो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब तक सारा काम हम कर रहे थे, अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सारा काम हमारे बिहाफ पर हमारा एजेंट करेगा, कॉल्ड फॉरवर्डिंग एजेंट।
Forwarding agent is there who take all the responsibilities and charges for everything, for every service provided by him. जो उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, अपना समय हमें दिया, हमारा काम किया या औरों के जरिए हमारा काम करवाया, उस सबको हमसे चार्जेस लेंगे और वो इनवॉइस में हमें लिख के देते हैं बकायदा. The exporter then gets the goods insured with an insurance company. अभी हमारी मर्जी है इंश्योरेंस गुड्स का हम खुद करवा लें या फॉरवर्डिंग एजेंट करवाएं. हम अपने यहाँ पहले से भी करवा सकते हैं, हमारी मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. So the insurance company is there which insures the product. इसमें पॉलिसी होती है, मैरिन इंश्योरेंस होता है. अगर हम शिप के थ्रू भेज रहे हैं, सीज ओशन के थ्रू भेज रहे हैं, तो हमारा वाटरवेज के थ्रू भेजने में हमारा होता है मैरिन इंश्योरेंस. मैरिन इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड. किस चीज से डैमेज हो सकता है? ओशन करेंट से, तूफान वगैरह आ जाते हैं समुद्र में, शिप संक हो जाता है, डूब जाता है, पायरेट्स आ जाते हैं, शिप को लूट लेते हैं. तो लिखित रूप में होता है किस तरीके का आप रिस्क कवर करवाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से पेमेंट करनी होती है. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क और लॉस ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू सी पैरल्स. सी पैरल्स समुद्री जहाज में जो भी आपका गुड्स डैमेज होने का खतरा होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए आप मैरिन इंश्योरेंस करवाते हैं. मैरिन इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट in export and import of goods. आप क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप कस्टम क्लियरेंस. आप जाते हैं कस्टम क्लियरेंस पर. नेक्स्ट स्टेप इज कस्टम क्लियरेंस. टू ऑब्टेन द कस्टम क्लियरेंस द एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपिंग बिल. कस्टम क्लियरेंस के लिए आप क्या करते हैं? शिपिंग बिल बनाते हैं. The exporter prepares the shipping bill. यहाँ हमने shipping bill तैयार किया. Shipping bill contains the details. इसमें कौन सी डिटेल होती हैं? About the goods such as the port where the goods are to be discharged. हम डेस्टिनेशन इसमें लिख कर रखते हैं, कहाँ पर हमारे गुड्स उतरने हैं, कहाँ तक पहुंचने हैं, पोर्ट या हार्बर व्हाटएवर, किस कंट्री का है. द कंट्री ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन, एक्सपोर्टर्स नेम एंड एड्रेस, किसको डिलीवर करने, रेसिपिएंट की डिटेल होती है, वो हम लिख कर देते हैं. 5 कॉपीज ऑफ शिपिंग बिल आर प्रिपेयर्ड. इसकी 5 कॉपी बनती हैं, शिपिंग बिल की 5 कॉपी बनती हैं और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया जाता है. एंड देन सबमिटेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. Shipping bill along with the following documents then submitted to the customer appraiser at the custom house. हम custom appraiser को दे देते हैं, ऑफिसर को दे देते हैं कस्टम पर. क्या क्या चीजें लगती हैं? एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर. पहला तो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं. दूसरा कमर्शियल इनवॉइस जो हमने बना रखा होता है वो हम दे देते हैं. तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, जो करवाया था गुड्स को इंस्पेक्ट, वो हम दे देते हैं. चौथी चीज लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट हमने लिया था किससे? फॉरेन बायर से, वो हम कॉपी दे देते हैं अलॉन्ग विद शिपिंग बिल. ये सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर दी. और क्या देंगे? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो हमने इंपोर्टर को देना था, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, उसकी कॉपी भी देंगे. एंड अभी जो इंश्योरेंस करवाया था, मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने डॉक्यूमेंट अब तक ऑब्टेन किए थे, सारे डॉक्यूमेंट उठाकर आगे यहाँ पर दे देते हैं. क्या होते हैं? प्रूफ होते हैं एक्सपोर्ट के. आफ्टर सबमिशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, जब इनका सबमिशन हो जाता है, द पोर्ट सुपरिंटेंडेंट, पोर्ट अथॉरिटी कौन होगी? अधिकारी. पोर्ट सुपरिंटेंडेंट इज अप्रोच्ड टू ऑब्टेन द कार्टिंग ऑर्डर. तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा कॉल्ड कार्टिंग ऑर्डर. ये हमें कार्टिंग ऑर्डर प्रोवाइड करेगा. Oh my God. Wait a minute, please.